हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जॉनटेक। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने वाटर डिमांड के बारे में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी वाटर सप्लाई स्कीम में जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको किस डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए देखिए, जब भी हम एक वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज होते हैं। जैसे यहाँ फ्लो डायग्राम में दिखा रखा है कि ये एक वाटर सोर्स है, इट मे बी रिवर, क्लियर। एक वाटर सोर्स है, यहां से रॉ वाटर को हमको कहां पहुंचाना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाना है जहां पर उसका ट्रीटमेंट होगा। बट सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक वाटर को पहुंचाने के लिए हमको कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। यहां पर वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम इनटेक स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। अगर इनटेक स्ट्रक्चर से ग्रेविटी फ्लो नहीं है तो वहां पर हमको पंपिंग भी करनी पड़ती है। उसके लिए कनेक्शन पाइप्स हमको यूज करने पड़ते हैं, तब जाकर ये जो वाटर है सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट होने के बाद में ये एक कम्युनिटी, एक एरिया में पहुंचेगा। और यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए वाटर मेन्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हम यूज करते हैं। कुछ स्टोरेज करने के लिए, जैसे फायर डिमांड को हम क्या करते हैं, हमेशा अवेलेबल रखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर भी बना देते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, इन जितने भी हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो पंपिंग हो, चाहे वो पाइपलाइन हो, या कुछ ट्रीटमेंट यूनिट्स हो, इनटेक अरेंजमेंट्स हो, इन सब को पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब वो डिज़ाइन डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इनटेक स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो इनटेक स्ट्रक्चर क्या करेगा, रॉ वाटर को यहां से रॉ वाटर को कलेक्ट करेगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाएगा। तो इनटेक स्ट्रक्चर से या इनटेक अरेंजमेंट से हमको कितना वाटर कलेक्ट करना है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमको यहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कितना पानी भेजना है, कितना वाटर हमको यहां पर भेजना है। तो एक बार सोचिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या है, और रॉ वाटर को ट्रीट करना। हमको एक दिन के लिए वाटर को ट्रीट करना है, मतलब जो डिमांड है पर डे की सेटिस्फाई करनी है, पर आवर की सेटिस्फाई करनी है। तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया उसका आंसर होगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट्स होगी उनका काम है वाटर को ट्रीट करना, और वो पर डे की डिमांड को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो इनटेक अरेंजमेंट्स होते हैं उनको मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं। उसी तरीके से यहां पर जो इनटेक अरेंजमेंट्स हैं उनके लिए हमने क्या डिस्चार्ज बना दिया है, मैक्सिमम डेली। जितना पानी मैक्सिमम डे के लिए जितना पानी चाहिए उसको हमको कलेक्ट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंचाना है। अब पहुंचाने के लिए जो पाइप हमने यूज किया है, वाटर मेन जो यूज किया है, इसको भी हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, फिर इसी वाटर को, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज को ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाएगा। सो डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द वाटर मेन्स या पाइप कितना हो जाएगा, MDD, मतलब मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज। यहां अगर कोई पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है तो वो भी इस वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा, काम आएगा। तो उसको भी हम मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करेंगे। तो ये जो पंपिंग है इसको भी हम मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज या ड्राफ्ट के लिए डिजाइन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नंबर ऑफ यूनिट्स लगी होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो उन यूनिट्स को किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितनी भी डिजाइन डिस्चार्ज है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ये सारी यूनिट भी किसके लिए डिजाइन की जाएंगी, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए क्या करी जाएंगी, डिजाइन की जाएंगी। तो यहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट्स लगी होंगी वो सभी MDD के लिए डिजाइन की जाएंगी, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए। क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या है कि मैक्सिमम डे में या मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है, डेली की जो डिस्चार्ज है उसको यहां पर ट्रीट किया जाएगा और उसको हम कहां भेजेंगे, फिर कम्युनिटी में भेजेंगे।
चलिए इसके बाद बात करते हैं, यहां पर ये जो पाइप है ये दो अलग अलग सेपरेट पार्ट में ब्रेक हो रखा है, बिफोर द स्टोरेज रिजर्वायर एंड आफ्टर द स्टोरेज रिजर्वायर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो वाटर हमने ट्रीट किया है उसको हम स्टोरेज रिजर्वायर में कलेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज सकते हैं। तो अगर स्टोरेज रिजर्वायर लगा है, जो कि जनरली लगा होता है, तो उससे पहले जो पाइपलाइन है या वाटर मेंस है, उस पाइपलाइन को हम मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करेंगे। उस पाइपलाइन को मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेके और इस स्टोरेज रिजर्वायर तक का जो पाइप है उसको हम मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने जो वाटर ट्रीट किया है उसको ये कहां भेजेगा, स्टोरेज रिजर्वायर तक भेजेगा। उसके बाद में जो पाइप लगा हुआ है स्टोरेज रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच में जो वाटर मेन लगा हुआ है, उसको किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम क्या है कि जब भी हमको पानी भेजना होगा कम्युनिटी में, तो एक पाइप नेटवर्क होगा जिसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आपको भी पता है कि जो डिमांड है उसका फ्लक्चुएशन, आर्ली फ्लक्चुएशन भी होता है, डेली फ्लक्चुएशन भी होता है। बट डेली फ्लक्चुएशन में जो सिटी की जो डिमांड है पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान के चलिए पीक आवर्स आपके 7 AM से 10 AM है, तो उस केस में डेली डिमांड जो होगी वहां अगर उससे डिजाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि आर्ली डिमांड जो है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड जो है उसको सेटिस्फाई करना होगा। तो इसलिए स्टोरेज रिजर्वायर से जब भी हम इस पाइप को डिजाइन करेंगे जो कि इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक भेजेगा, उसको हम मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज या डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे, MSD, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। इसका मतलब पीक डिमांड के लिए इसको हम डिजाइन करेंगे। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो डिजाइन डिस्चार्ज होता है, इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम्स में पूछा है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसके डिजाइन डिस्चार्ज के लिए। जैसे मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज को यहां पर ये थ्रो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस डिस्चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो भी मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट इसमें एक कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का भी एक कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो डिजाइन डिस्चार्ज, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिजाइन डिस्चार्ज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इक्वल टू maximum hourly discharge of maximum day, that is peak demand। इसको हम क्या बोलेंगे, peak demand, and maximum daily demand plus fire demand। मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, दैट इज पीक डिमांड, एंड मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करेंगे। अब यहां पर देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड एक टर्म आई है, एक कॉम्बिनेशन आया है। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कई बार क्या होता है कि हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए डिजाइन करना है, मान के चलिए मैक्सिमम आर्ली डिमांड को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। बट मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो हो सकता है कि क्या हो, अनइकोनॉमिकल हो जाए। तो उस केस में आप इसको मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए भी डिजाइन कर सकते हो। बट जब मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए आप इसको डिजाइन करोगे तो मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज में ये क्या हो जाएगा, ये फेलियर हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो उस केस में आपको ये देखना है कि अगर मैक्सिमम आर्ली डिमांड के साथ में अगर कोई फायर हजार्ड हो गया है तो आपको फायर डिमांड भी उसके साथ भेजनी पड़ेगी मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए। बट ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा केसेस में नहीं होगा या होता नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम आर्ली डिमांड जब होगी तो उस टाइम पे फायर हजार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी।
तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करके, मैक्सिमम आर्ली डिमांड एंड फायर डिमांड को कंबाइंड करके अगर सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो जब अगर मैक्सिमम आर्ली डिमांड और फायर डिमांड के साथ में हम जब इसको डिजाइन कर रहे हैं तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो उस केस में हमको ये देखना होगा कि जब फायर हजार्ड होगा तो उस टाइम पे कौन सी सप्लाई चल रही होगी या कौन सी डिमांड होगी सिटी की, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डेली डिमांड को उस टाइम पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया है, मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट प्लस फायर डिमांड को एक कंबाइंड यूनिट बनाकर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करना है। और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट प्लस फायर डिमांड को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, अब यहां पर हमने ये देखा है, जितना भी हमने ये वेरिएशन देखा था डिमांड में, वो यहां पे काम आ रहा है उनके डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। वैसे ही जब हम फर्दर टॉपिक्स पे चलेंगे, जब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमको पता है जो भी वाटर सप्लाई स्कीम में जितने भी कंपोनेंट्स हम डिजाइन करने वाले हैं उनका कुछ डिजाइन पीरियड होता है। आपको भी पता है कि हम कुछ सालों के लिए या 1-2 साल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन नहीं करते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, इनका जो डिजाइन पीरियड होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इस वजह से हमको ये देखना होगा कि डिजाइन पीरियड के लास्ट तक कितनी पॉपुलेशन होगी उस सिटी के लिए, तो उसको हमको कैलकुलेट करना होगा। तो अब बात करते हैं कि डिजाइन पीरियड कितना होगा। मेन कंसर्न जो है वो है कि डिजाइन पीरियड कितना होगा इन कंपोनेंट्स के लिए, तो उसी को देखते हैं। चलिए देखिए, यहां पर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए यहां पर डिजाइन पीरियड्स लिखे हुए हैं और इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी, मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी डेटाबेस क्वेश्चन होंगे उनसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए आपको डेटा को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। आप इस टेबल को स्टार करके बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज रिजर्वायर। ये स्टोरेज रिजर्वायर कौन सा है? ये स्टोरेज रिजर्वायर WTP यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में लगा हुआ स्टोरेज रिजर्वायर नहीं है। ये सोर्स में जो डैम वगैरह बने होते हैं उनको बोला है हमने स्टोरेज रिजर्वायर। तो यहां पर ये स्टोरेज रिजर्वायर कौन सा है? डैम, लाइक डैम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर स्टोरेज रिजर्वायर का डिजाइन पीरियड कितना होगा? 50 ईयर्स। क्लियर? इसके बाद में अगर हम बात करें इन्फिल्ट्रेशन वर्क, जैसे इनटेक अरेंजमेंट्स और इन्फिल्ट्रेशन वर्क जो होते हैं वो सोर्स से वाटर को कलेक्ट करते हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक उसको भेजते हैं। तो यहां पर इन्फिल्ट्रेशन वर्क का जो डिजाइन पीरियड होगा दैट इज 30 ईयर्स। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है पाइप कनेक्शंस। पाइप कनेक्शन का जो डिजाइन पीरियड है वो भी 30 ईयर्स है। जहां पर भी जितने भी पाइप्स आपको नजर आएंगे वाटर सप्लाई स्कीम में, उन सब का डिजाइन पीरियड कितना होगा? 30 ईयर्स। देख लीजिए, पाइप कनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। तो ये नेटवर्क ऑफ पाइप में भी कितना दिया है इसने डिजाइन पीरियड? 30 ईयर्स। चलिए, अगर हम वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट्स लगी होंगी, जैसे सेडिमेंटेशन टैंक होगा आपका, वहां पर आपके फिल्ट्रेशन यूनिट होगी, आपके क्लोरिनेशन के लिए कुछ चैम्बर होंगे, एरिएशन टैंक होंगे, इस तरह से जितनी भी यूनिट्स यहाँ पे लगी हुई हैं उन सब का डिजाइन पीरियड 15 ईयर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? लास्ट वन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप्स। जितने भी आपकी पंपिंग मोटर्स हैं उनका डिजाइन पीरियड कितना होगा? 15 ईयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजाइन डिस्चार्ज एंड डिजाइन पीरियड, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पे। चलिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से पहले इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है वाटर डिमांड और वेरिएशन इन डिमांड से रिलेटेड, एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है? ए वाटर सप्लाई स्कीम हैज टू बी डिजाइन्ड फॉर ए सिटी हैविंग population of 1 lakh. Estimate the different kind of draft which may be required to be recorded for an average water consumption of 250 LPCD, मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वाटर सप्लाई स्कीम हमने डिज़ाइन की है और एक सिटी के लिए डिज़ाइन करनी है जिसकी पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? 1 लाख। और इसके बाद में आपसे पूछा है कि इस स्कीम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो कि कंपोनेंट्स हमको दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइपिंग मेंस, फिल्टर यूनिट एंड लिफ्टिंग पंप,
इन सब के लिए हमको क्या करना है, डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो हमको यहां पॉपुलेशन दे रखी है 1 लाख एंड एवरेज वाटर कंजम्पशन इज इक्वल टू 250 LPCD। आप अपने से कैलकुलेट करते चलिए इसको। तो देखिए यहां पर हमको डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। आपको भी पता है मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज, मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज, ये जनरली क्या होते हैं, डिजाइन डिस्चार्ज होते हैं। तो आपको मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज एंड मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब आपको एक रिलेशन पता है, मैक्सिमम जैसे मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिस्चार्ज। क्लियर? देखिए ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं किस तरह से फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। तो अब हमको कैलकुलेट करना है एवरेज डेली डिस्चार्ज। अब एवरेज डेली डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आपको पता है एवरेज वाटर कंजम्पशन, उस सिटी में जितने भी पब्लिक रह रही है, पॉपुलेशन जितनी भी है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर एवरेज वाटर कंजम्पशन दे रखा है 250 LPCD। तो बेसिकली यहां पर आपको पर कैपिटा डिमांड दे रखी है, एवरेज डेली डिमांड दे रखी है, बट वो पर हेड है। आपको टोटल अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, एवरेज डेली डिमांड। अब आप पर हेड नहीं कैलकुलेट करने वाले, आप यहां देखने चाह रहे हो कि टोटल कितना होगा, टोटल एवरेज डेली डिमांड पर डे कितना होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, पॉपुलेशन, और अगर इसको मैं क्यू बोल दूं, स्मॉल क्यू, पॉपुलेशन इनटू स्मॉल क्यू। तो पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख एंड स्मॉल क्यू कितना है 250 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो बेसिकली कितना आ जाएगा यहां पर, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। सो टोटल एवरेज डेली डिमांड कितना हो गया हमारा 25 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। इसको हम 10⁻⁶ को हम क्या लिख सकते हैं, मिलियन। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 25 ml/d, मिलियन लीटर पर डे। दिस इज एवरेज डेली डिमांड। अब आपके पास यहां पर क्या आ गया है, एवरेज डेली डिमांड आ चुका है। देखिए हमको कौन कौन से कंपोनेंट का डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, डिजाइन डिस्चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपको यहां क्या करना है, आपको पता है थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, मैक्सिमम ऑफ पीक डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, दैट इज MDD प्लस फायर डिमांड। दिस इज द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर हम पाइपिंग मेंस की बात करें तो इनको हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, MDD के लिए, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज। अगर हम फिल्टर यूनिट की बात करें, इट इज द यूनिट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जितनी भी यूनिट्स होंगी उनको किसके लिए डिजाइन करेंगे हम, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए। क्लियर? लिफ्टिंग पंप्स, लिफ्टिंग पंप्स को भी हम मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम यहां पर बेसिकली हम सारी कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं। चलिए तो कैलकुलेशन देखते हैं हम। एवरेज डेली डिमांड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड कितना है अपना
1.8 इंटू 25 mld, सो इट कम्स कितना हो जाएगा 45 mld। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम आर्ली डिमांड और पीक डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2.7 इंटू ADD, सो 2.7 इंटू 25 दैट इज 67.5 mld। क्लियर। अभी तक हमने एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड पीक डिमांड कैलकुलेट किया है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमको फायर डिमांड की भी जरूरत पड़ेगी। अब फायर डिमांड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए मैंने कई सारे एम्पेरिकल फॉर्मूले आपको लिखाए थे। कुशलिंग फार्मूला लिखाया था, फ्रीमैन्स फार्मूला लिखाया था, बस्टन फार्मूला लिखाया था, NVFU फार्मूला लिखाया था। तो जब भी आपसे किसी एक पर्टिकुलर फार्मूले के लिए यूज करने के लिए नहीं बोला जाए तब आप नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फार्मूला ही यूज करोगे। तो चलिए उससे कैलकुलेशन करते हैं। सो नाउ फायर डिमांड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4637 अंडर रूट P इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट P। क्लियर। तो यहां पर वेयर P इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 1000, तो पॉपुलेशन इन 1000 कितना हो जाएगा हमारे यहां 1 लाख है, 1 लाख का मतलब 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, बेसिकली क्या आ जाएगा यहां पर 4637 इंटू अंडर रूट 100 1 माइनस 0.01 अंडर रूट 100। देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू है आपकी 41733। और आपको भी पता है जब इस एम्पेरिकल फॉर्मूले से जब कैलकुलेशन करते हैं तो फायर डिमांड की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में। अब आपको भी पता है कि यहां पर अगर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट कैलकुलेट भी करना पड़ेगा हमको तो मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड हमको करना पड़ेगा। मैक्सिमम डेली की जो यूनिट है वो है मिलियन लीटर पर डे में, मतलब लीटर पर डे में, और जबकि इसकी यूनिट किस में दे रखी है हमको, लीटर पर मिनट में। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर पर डे में कन्वर्ट करना होगा। सो लीटर पर डे में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 41733 दैट इज लीटर। और इसको अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻⁶, दिस इज मिलियन इनटू इस मिनट को हमको डे में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले मिनट को हम आर से डिवाइड करेंगे और आर को हम यहां पर डे में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए 24 इंटू 60, तो कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है ये 60.09 mld, 60.09 mld। क्लियर। तो इस तरह से हमने एक एक पॉइंट की कैलकुलेशन यहां पर कर ली है। अब चलिए पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था। पीक डिमांड हमारा आया था मैक्सिमम आर्ली दैट इज 67.5 mld। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट अगर कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड आया था हमारा 45 एंड फायर डिमांड है हमारा 60.09 दैट इज 105.09 mld। तो इस तरह से
अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा, तो मैक्सिमम ऑफ दीज, और मैक्सिमम ऑफ दीज क्या है, एक है 67.5 और एक है 105.09. सो दिस इज द डिजाइन डिस्चार्ज. ये इसका क्या होगा, डिजाइन डिस्चार्ज होगा. सिमिलरली अगर आपसे पाइपिंग मेंस के लिए पूछा है तो डिजाइन डिस्चार्ज कितना हो जाएगा यहां पर, बेसिकली एमडीडी मतलब 45 mld. क्लियर. सिमिलरली फिल्टर यूनिट के लिए भी 45 mld. बेसिकली फिल्टर यूनिट को जब डिजाइन करेंगे तो उसमें रिजर्व स्टोरेज भी रखना पड़ता है हमको, तो इस वजह से कुछ एडिशन और लेंगे. बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की यूनिट होंगी वो किसके लिए डिजाइन की जाएंगी, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए. मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज में यहां क्या हो जाएगा, 45 mld. उसी तरीके से लिफ्टिंग पंप के लिए भी कितना होगा यहां पर, 45 mld. अब देखिए एक पॉइंट आता है, क्या लिफ्टिंग पंप 24/7 वर्क करेंगे, मतलब एक दिन में 24 घंटे काम करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. तो कुछ ड्यूरेशन के लिए लिफ्टिंग पंप काम करते हैं, तो उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. अगर आपको लिफ्टिंग पंप के डिजाइन डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है तो बेसिकली वो एमडीडी होगा. बट आपको भी पता है कि लिफ्टिंग पंप जो है 24 आवर्स काम नहीं करते हैं, कुछ ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं. मान के चलिए इसमें एक नोट लिखा होता है कि लिफ्टिंग पंप्स आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स, केवल वो 8 घंटे के लिए ही काम करते हैं. तो यहां पर वर्किंग आवर्स कितना लिख सकते हैं, वर्किंग आवर्स फॉर lifting pumps, that is T is equal to 8 आवर्स. तो अब बताइए इसके लिए डिजाइन डिस्चार्ज क्या होगा. तो बेसिकली हमको इसका डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है. जब 24 आवर्स के लिए ये काम करेगा तब उसके लिए डिजाइन डिस्चार्ज होगा एमडीडी के बराबर, दैट इज 45 mld. बट अगर आपसे कहा जाए कि 8 आवर्स में इसको ये पानी भेजना है तो इसकी कैपेसिटी या डिजाइन डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, डिजाइन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर इस कंसेप्ट को यूज करना है. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे कि लिफ्टिंग पंप की कैपेसिटी कैलकुलेट कीजिए या फिर उसका डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट कीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ड्यूरेशन भी दे सकता है. 24 आवर्स के लिए अगर डिजाइन करना है तो एमडीडी हो जाएगा. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उसने कैलकुलेट करवाया है तो उसके लिए आपको लिखना होगा कैपेसिटी 1 इंटू ड्यूरेशन 1 इज इक्वल टू कैपेसिटी, मतलब डिजाइन डिस्चार्ज या जो भी उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, 2 इंटू वर्किंग ड्यूरेशन T2 2. So C1 कैपेसिटी 1 इंटू T1 इज इक्वल टू C2 कैपेसिटी 2 इंटू ड्यूरेशन T2. क्लियर. तो इस तरह से हमको पूछा है कि भाई C1 दे रखा है, 24 आवर्स के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 45 mld थ्रो करने के लिए. तो उसी तरीके से 8 आवर्स के लिए कितनी होनी चाहिए, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, C2 कैलकुलेट कर सकते हैं. C2 इज इक्वल टू C1 इंटू T1 अपॉन T2. C1 कितना है 45, T1 कितना है 24 डिवाइड बाय 8. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कि डेटा को किस तरह से यूज़ करना है. इसमें पॉपुलेशन और एवरेज वाटर कंजम्पशन आपको दे रखा था पर हेड, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जितने भी वाटर सप्लाई स्कीम थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये डिज़ाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट किए थे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ निकल के आया था. तो इस तरह का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. क्लियर. चलिए तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की.
देखिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पर हमको डिज़ाइन पीरियड के लिए डिज़ाइन करना होगा। मान के चलिए वाटर सप्लाई स्कीम में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनका डिज़ाइन पीरियड जो है 15 ईयर्स है, तो 15 ईयर्स तक वो क्या होना चाहिए, सेफ साइड रहने चाहिए, उनमें कोई फेलियर नहीं होना चाहिए, उतना डिस्चार्ज या उतना ही वाटर वो ट्रीट करते रहना चाहिए। तो 15 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी वो हमको एस्टिमेट करना है, वो हमको पता करना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो एक बार डेफिनेशन पे जाएंगे, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज नॉन एज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। देखिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो मेथड्स हैं दीज आर टोटली न्यूमेरिकल मेथड्स, इन पे न्यूमेरिकल बनेंगे, हो सकता है कि इनमें एक दो थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, मेथड्स और भी कई सारे हैं बट जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। उसी तरीके से दूसरा क्या है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। थर्ड वन क्या है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फोर्थ वन है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड एंड लास्ट वन है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। देखिए 5 मेथड हैं और इन पांचों मेथड को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि अरिथमेटिक इंक्रीज, जियोमेट्रिक इंक्रीज और इंक्रीमेंटल इंक्रीज ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने भी मेथड हैं वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, पहले उस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो वो कंसेप्ट है बेसिकली एक लॉजिस्टिक कर्व अप्रोच है। तो लॉजिस्टिक कर्व क्या होता है, पहले उस पर चलते हैं। तो देखिए लॉजिस्टिक कर्व, जो भी किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स हैं, द 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। पहला है बर्थ कितना है, वहां पर जो जन्म दर है वो कितनी है, डेथ कितनी है, मृत्यु कितनी हो रही है, एंड माइग्रेशन कितना हो रहा है, मतलब लोग कितना माइग्रेट कर रहे हैं, कितना आ जा रहे हैं वहां पर। तो इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इसलिए आपको याद रखना है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक कर्व पर। तो लॉजिस्टिक कर्व जो होता है, इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पॉपुलेशन एंड टाइम, क्लियर। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं, जनरली एक कर्व बनता है जिसकी शेप एस लेटर जैसी होती है, एस लेटर जैसी होती है, इसलिए इसको हम एस कर्व भी बोल सकते हैं, और दूसरा नाम है इसका लॉजिस्टिक कर्व। देखिए ये टाइम है, टाइम का मतलब इनिशियल टाइम। किसी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए हम लॉजिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ सिटीज़ के लिए जितनी भी स्टडी करते हैं लॉजिस्टिक कर्व एक जैसा बनता है, शेप जो होती है वो एक जैसी होती है। तो यहाँ पर इनिशियली किसी सिटी की पॉपुलेशन कुछ ना कुछ होगी, जीरो तो होगी नहीं, तो इसलिए मैं आज को इसके कुछ पॉपुलेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और इस तरह से ये बढ़ रही है, क्लियर। तो इसकी शेप कैसी है, एस लेटर जैसी। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, लेट दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, this point is C, this point is D and so on, clear, A B C D। देखिए इनिशियली हमको जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है या जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका बिहेवियर समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से किस रिलेशन के साथ में बढ़ रही है। बहुत देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, लेकिन किस रिलेशन के साथ में बढ़ रही है वो हमको नहीं पता, और जो रेट है वो भी बहुत कम है। तो इसलिए जब भी कोई हम सिटी की बात करें जो कि न्यूली सेटअप हो रही है, तो उसकी पॉपुलेशन पहले धीरे धीरे बढ़ती है। आपको भी पता है कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी हैं, जो सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, और बढ़ेगी। उसके बाद में वो इस तरह से बढ़ती है, सडनली उसकी पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट आफ्टर सम टाइम जैसे वो पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने के बाद में क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, माइग्रेशन कम होने लग जाएगा,
डेथ रेट्स बढ़ने लग जाएंगी। इस तरह से जो भी है, जैसे हम दिल्ली बॉम्बे की बात करें तो अब एक्सपेंशन जो है इन सिटीज़ का क्या हो चुका है, कन्फाइंड हो चुका है। अब ये ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी, तो इनकी पॉपुलेशन जितनी बढ़नी थी या जिस पीक पर पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ से लोग क्या करते हैं, क्लाइमेट कंडीशन भी वहाँ पे ख़राब होने लग जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कि वहाँ कम होने लग जाती हैं, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर जो रहने करने का खर्चा है या इकोनॉमिकल की बात करें तो वो भी अनइकोनॉमिकल होने लग जाती हैं। तो इस वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, या बोलेंगे कि डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट के साथ में इंक्रीज होगी। तो इस तरह से जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक पॉपुलेशन पहुँच पाती है किसी पर्टिकुलर सिटी की, उस मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन PS। क्लियर? तो इस तरह से हम इन पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली A to B हमको ये नहीं पता है कि किस तरह से बढ़ रही है, और बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत ही धीमी ग्रोथ रेट के साथ में चल रही है। तो इस AB फेज को हम बोलते हैं लॉग फेज, सॉरी लैग फेज। इस AB फेज को हम क्या बोलते हैं, लैग फेज। क्लियर? अब हम जब देखते हैं कि जैसे ही लैग फेज क्रॉस करता है ये टाइम के साथ में, तो पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज होती है, और जो इसका वेरिएशन है वो एक्सपोनेंशियल होता है। B to C इसका वेरिएशन कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर, B to C, इस B to C फेज को हम बोलते हैं लॉग फेज। पहला है लैग फेज और दूसरा है लॉग फेज, जिसमें ये एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज होती है। तो अगर हम यहां बात करें इस पोर्शन में B to C में ग्रोथ रेट, अगर हम पॉपुलेशन के देखें, ग्रोथ रेट का मतलब dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसी तरीके से C to D पोर्शन में, ये C to D पोर्शन में ये रेट जो है, या हम बोल सकते हैं कि यहां जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो CD फेज को हम बोलेंगे कांस्टेंट ग्रोथ फेज। एंड लास्ट वन D के बाद में लेट दिस पॉइंट इज E, तो यहां पर D to E फेज जो है, DE फेज जो है वो डिक्लाइनिंग फेज है। क्लियर? सो दिस इज लॉजिस्टिक कर्व, और यहां पर हमने कुछ इसके फेज देखे कि किस तरह से एक सिटी की पॉपुलेशन ग्रो करती है। तो इनिशियली इसकी पॉपुलेशन बहुत धीमी रफ्तार के साथ में बढ़ती है, बहुत ही कम ग्रोथ रेट के साथ में बढ़ती है, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया लैग फेज। लेकिन उसके बाद में ये एक्सपोनेंशियल चेंज दिखाती है, तो उस फेज को हमने बोल दिया है लॉग फेज। यहां पर जैसे एक्सपोनेंशियल फेज के बाद में क्या हो जाता है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है, dp/dt। अगर हम बात करें इस फेज में, कांस्टेंट ग्रोथ फेज में अगर बात करें, तो dp/dt ये कैसा हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है? इसी तरीके से अगर हम बात करें D से E तक की डिक्लाइनिंग फेज में, तो यहां पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होती है। मतलब यहां पर कैसे डिक्रीज होते हैं, मतलब पॉपुलेशन की रेट डिक्रीज होती है। देखिए D to E पॉपुलेशन तो क्या हो रही है, पॉपुलेशन तो यहां से इंक्रीज कर रही है, बट जो रेट होगी, जो स्लोप होगा इस लाइन का, वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो इसलिए इसको हमने बोल दिया है डिक्लाइनिंग फेज। तो यहां पर जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होगी dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू PS माइनस P। ठीक है? तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। लैग फेज में यहां पर हमको पता नहीं है कि ग्रोथ रेट का बिहेवियर कैसा होता है। लॉग फेज में ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करती है, सो dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। कांस्टेंट ग्रोथ फेज में ये कांस्टेंट होती है, dp/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरीके से डिक्लाइनिंग फेज में ग्रोथ रेट जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की होती है, तो यहां पर dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू PS माइनस P। इस तरह से इन टर्म्स को यूज करके हम जो भी मेथड्स हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के, उन पे हम बात करेंगे। चलिए तो मेथड्स पे चलते हैं अब हम। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। देखिए
जितने भी मेथड्स हैं उनमें हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। अब वो अजम्पशंस क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द पॉपुलेशन इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? कांस्टेंट रेट के साथ में बढ़ रही है। मतलब हम सी टू डी पोर्शन की बात कर रहे हैं। किसी भी सिटी की जब पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपके पास में पुराने जनगणना के डेटा पड़े होंगे, सेंसस के डेटा पड़े होंगे, तो वहां से आप डेटा कलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, जो फ्यूचर की जो भी पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेशन करोगे। जो नेक्स्ट ईयर्स हैं उनका आप पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ अप्रोच आपको यूज करना होगा। तो मान के चलिए कि आपकी अप्रोच है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो इसका मेन अजम्पशन क्या है, ये मान के चलता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है। और कितनी है? देखिए dp/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज k। तो यहां पर इस तरह से हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, PET इज इक्वल टू P0 प्लस KT। जनरली ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। देखिए हमने यहां पर लिखा dp/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट k, और आपको केवल मैं, चलिए इसको नीचे देखते हैं, dp/dt इज इक्वल टू k। मैंने केवल लॉजिस्टिक कर्व का केवल कांस्टेंट ग्रोथ फेज यूज किया है, दिस वन CD पोर्शन। लेट T1 टाइम में पॉपुलेशन है P1 एंड सिमिलरली T2 टाइम पे पॉपुलेशन है P2। तो अगर आपसे कहा जाए कि T2 टाइम पर पॉपुलेशन P2 कैलकुलेट करके बताइए, तो इस अप्रोच को अगर आप यूज करते हो तो यहां क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू k इंटू dt। आपसे पॉपुलेशन पूछा है तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे इस तरह से। लिमिट क्या है, टाइम की लिमिट है T1, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, P1। टाइम की लिमिट, अपर लिमिट क्या है, T2, तो उस टाइम की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी हमारी यहां पर, P2। क्लियर? तो इस तरह से जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। सो P2 इज इक्वल टू P1, ट्रांसफर कर दिया P1 को इधर, P1 प्लस K इंटू डेल T, टाइम डिफरेंस। सो दिस इज बेसिक कैलकुलेशन, लेकिन बुक्स में इसका कुछ और फॉर्मूला होता है। इस तरह से अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो बिल्कुल यही होता है, बस उसका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया जाता है। तो जैसे हमने P2 कैलकुलेट किया है, वहां लिखा होगा Pn, पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स, इज इक्वल टू P0 द लेटेस्ट पॉपुलेशन प्लस n इंटू एक्स बार। तो यहां पर n इंटू एक्स बार को हम इन दोनों से कंपैरिजन करेंगे, n इंटू एक्स बार। ये पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स यूजिंग द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। देखिए यहां पर कंपेरिजन कीजिए, तो Pn किसके बराबर हो जाएगा, P2 के बराबर। P0 इज इक्वल टू P1। यहां जो n है, ये n क्या है, नंबर ऑफ डेकेड्स, कि आपको कितने दशक बाद ये कैलकुलेशन करना है। बेसिकली यहां पर जनगणना को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन की जाती है। तो जनगणना हर 10 साल में होती है, इसलिए हम यहां n जो बोलेंगे वो नंबर ऑफ डेकेड्स होगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेकेड्स, कि कितने दशक बाद आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है।
कितने दशक बाद आप पॉपुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेकेड्स, एंड x बार क्या हो जाएगा, जो यहां पर हमने कांस्टेंट यूज किया था k, एंड x बार इज इक्वल टू, इसको ध्यान से सुनना, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, कि जो भी आपको प्रीवियस डेटा जो मिला था उसमें हर जनगणना के साथ में पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट लग रहा है, तो उस इंक्रीज में का कितना एवरेज है, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब देखिए इसको इस मेथड को किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक जनरलाइज वे देखिए, इसमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन भी किस तरह से आएगा। तो आपको पुरानी जनगणना के हिसाब से क्या दिया होगा, डेटा दिया होगा, लेट टाइम दे रखा होगा या ईयर, फॉर एग्जाम्पल 1930, 1940, 1950, 1960, इस तरह से आपको कुछ डेटा दे रखा है और इसी के अकॉर्डिंग आपको पॉपुलेशन भी दे रखी है, पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन कितनी है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर P1, P2, P3, P4, इस तरह से यहां पॉपुलेशन आपको दे रखी है। अब आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 1980, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कहा है कि अरिथमेटिक अप्रोच यूज करनी है आपको, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड आपको यूज करना है। तो उसके लिए आपको पता है अरिथमेटिक अप्रोच या अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या कहता है, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। तो n क्या हो जाएगा यहां पर, नंबर ऑफ डेकेड्स, नंबर ऑफ डेकेड्स कितना हो जाएगा, 1960 दे रखा है, 1980 में पूछा है कितने दशक का अंतर है इनमें, 2 दशक का अंतर है, 20 साल का अंतर है, इसका मतलब 2 दशक का अंतर है। तो n हो जाएगा यहां पर हमारा 2, क्लियर। Pn क्या हो जाएगा, Pn इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 1980, ये हमको कैलकुलेट करना है। P0 लेटेस्ट पॉपुलेशन, जो सबसे लेटेस्ट जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है, P4। बेसिकली आप किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट जो लेटेस्ट है फॉर द बेस्ट रिजल्ट आप लेटेस्ट यूज करोगे, ठीक है। तो P0 यहां क्या हो जाएगा, P4, एंड n हो गया हमारा 2। अब x बार कैलकुलेट करना है, तो हमारा x बार क्या होगा, x बार को मैंने क्या लिखा था, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन को उसका एवरेज यूज करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रही है, अब कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहां क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जो टेबल बनेगा वो बनेगा आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इसको मैंने डिनोट कर दिया है x से। तो कितना हो जाएगा, अगर इस 1940 की बात कर रहे हैं तो ये इंक्रीज कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1, दिस इज x1। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा, P3 माइनस P1 इज इक्वल टू x2। ये नेक्स्ट डेकेड में जो दशक में जो जितना इंक्रीमेंट हुआ है, सॉरी दिस इज P2, कितना हो गया, x2। फर्दर P4 माइनस P3 इज इक्वल टू x3। सो x1, x2, x3, these are the increase in population, these are the population increase, और इनका एवरेज यूज करना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो एवरेज कितना होगा, सो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, दिस इज द x बार, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बार एंड पुट इन दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से आप इस अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को यूज करोगे। तो बेसिकली यहां पर क्या जंक्शन लिया था कि जो फर्दर आपके डेकेड्स होंगे, जो भी फर्दर टाइम होगा, उसमें एक फिक्स अमाउंट के साथ में, कांस्टेंट अमाउंट के साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी।
तो वो फिक्स या कांस्टेंट अमाउंट कितना है, वो है ये x बार, इस अमाउंट के साथ में वो बढ़ेगी। तो अगर मान के चलिए देखिए फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, लेटेस्ट P1, लेटेस्ट पॉपुलेशन थी आपकी P0, तो आपने क्या मान के चले हो कि हर जनगणना के अकॉर्डिंग या हर डेकेड्स में या फर्दर डेकेड्स में जो भी इंक्रीमेंट होगा वो x बार के अकॉर्डिंग मिलेगा। मान के चलिए ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 5000 आई कि हर 10 साल में 5000 पॉपुलेशन बढ़ जाएगी आपकी, तो फर्स्ट में कितना हो जाएगा x बार। सिमिलरली सेकेंड डेकेड्स आफ्टर द P0 सेकेंड डेकेड्स में कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू आप लिखोगे P1 लेटेस्ट, अब इसके लिए P1 हो गया है प्लस x बार, और P1 की जगह क्या लिख सकते हो P0 प्लस x बार प्लस x बार, तो ये वैल्यू हो जाएगी P0 इंटू 2x बार। तो 2 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डेकेड्स। इस तरह से वो फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव हुआ है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं, तो पढ़िए। चलिए तो इस अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पर अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वाज 4 लाख, 5 लाख 20,000, 6 लाख 80,000 एंड 8 लाख 80,000। यूजिंग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड द एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन एट द नेक्स्ट सेंचुरी वुड बी। तो इसने पूछा क्या है, कुछ डेटा दे रखा है हमको लास्ट सेंचुरी का, और नेक्स्ट सेंचुरी में कितनी पॉपुलेशन होगी उसको हमको कैलकुलेट करना है यूजिंग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर ईयर हमको नहीं दे रखा, बट फिर भी मान लेते हैं, लेट दिस इज T1, T2, T3 and T4, got it? एंड पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 4 लाख, 5 lakh I think 20,000, 5 lakh 20,000 and 6 lakh 80, and last one is 8 lakh 80,000। तो अब इसमें हमको नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरी है उसमें हमको इसकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला हमको पता है, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। क्लियर? तो यहां पर n कितना हो जाएगा, नेक्स्ट मतलब अगले ही दशक की हमको कैलकुलेशन करनी है, तो n हो जाएगा हमारा यहां पर 1, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, T4 के कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड यहां पर x बार हमको कैलकुलेट करना है, तो x बार के लिए टेबल प्लॉट करते हैं। तो x बार क्या होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो कितना हो जाएगा, देखिए 5,20,000 माइनस 4 लाख, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 1,20,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 5,20,000 में से 4 लाख माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। उसी तरीके से दिस इज x1, 6,80,000 में से अगर 5,20,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, कैलकुलेट करके देखिए, 1,60,000, दिस इज x2। एंड नाउ अगर हम यहाँ देखें लास्ट वन इंक्रीज कितना है, 8,80,000 में से 6,80,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। दिस इज x3। अब हमको x बार कैलकुलेट करना है, तो x बार क्या होता है, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो
तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। सो एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा आपका 120,000 प्लस 160,000 प्लस 200,000. So this is equal to 480,000, इसमें डिवाइड लगाना भूल गए, डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 160,000। सो दिस इज द एवरेज। क्लियर? ये कितना हो गया हमारा 1,60,000 इसका एक्स बार आया है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि अगले ही दशक में ये पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखिए P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। पी नॉट कितना दे रखा है, देखिए लेटेस्ट पॉपुलेशन है 8,80,000 प्लस एन है यहाँ पर 1 इंटू एक्स बार कितना है 1,60,000। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10,40,000। सो द आंसर 10,40,000 विल बी करेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है, ये जो फॉर्मूला दे रखा है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, जितने भी इसमें पैरामीटर यूज हो रहे हैं पहले उनको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर पी नॉट लेटेस्ट पॉपुलेशन थी हमारे पास 8,80,000। एन क्या है, अगले ही दशक की बात कर रहा है, मतलब नेक्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा है, तो उस केस में एन हो जाएगा 1। अब बात रही एक्स बार कैलकुलेट करने की, तो एक्स बार मैंने बताया था कि जितने भी पॉपुलेशन इंक्रीज आपके पास आएंगे उन सबका एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज आपने कैलकुलेट किया और उन सबका एवरेज लिया, तो वो आया 1,60,000। उसके अकॉर्डिंग हमने फाइनली कैलकुलेशन किया, तो नेक्स्ट जो दशक में पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी 10,40,000। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड की। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इसमें क्या अजम्पशन लिया था। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में जो पॉपुलेशन इंक्रीज का जो अमाउंट था, ना कि रेट, परसेंटेज रेट, अमाउंट को हमने क्या किया था, कांस्टेंट किया था। जैसे 5,000, 10,000, जो नेक्स्ट दशक में जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी वो अमाउंट के साथ बढ़ेगी, 5,000, 10,000 वो फिक्स हो जाएगी कि भाई हर दशक में, हर डेकेड्स में वो 5,000 से इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन इस मेथड में, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में क्या होगा कि यहाँ जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उसकी रेट जो है वो कांस्टेंट होगी, मतलब 5% या 7% या जो भी रेट होगी वो फिक्स होगी कि नेक्स्ट जो डेकेड्स हैं उनमें फिक्स रेट के साथ में, जैसे 5% आपने फिक्स कर दी तो 5% के हिसाब से वो इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो शायद यही पॉइंट लिखा हुआ है इस पे। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द परसेंटेज ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। यहां पर जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसने क्या अज्यूम किया है, dp अपॉन dt द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू p, यही दे रखा है। तो इस तरह से dp अपॉन dt इज इक्वल टू kp। ठीक है? तो यहां पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो फॉर्मूला है, जो नेक्स्ट जो आपके टाइम आएगा या नेक्स्ट डेकेड्स में जो पॉपुलेशन कैलकुलेट होगी उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन आफ्टर n decades is given as Pn, and Pn is equal to P naught into 1 plus R by 100 की पावर n। क्लियर? तो एक तरह से यहां पर कंपाउंडिंग हो रही है, जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है वो फिक्स है और उसके साथ में वो कंपाउंडिंग होती जा रही है। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर
जो पी नॉट है वो क्या है, लेटेस्ट पॉपुलेशन है, आर क्या है, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, किस परसेंटेज के साथ में बढ़ रही है, और एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेकेड्स, कि कितने दशक बाद आप कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो अगर हम इसका टेबुलर फॉर्म देखें कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, उसको किस तरह से सॉल्व करें, तो उस पर आइए। देखिए क्वेश्चन में ईयर एंड पॉपुलेशन दे रखा होगा, तो फॉर एग्जांपल ईयर है 1930, 1940, 1950, 1960। अब हमको पॉपुलेशन दे रखी होगी कुछ ना कुछ, P1, P2, P3 एंड P4। क्लियर? नाउ परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, x कैलकुलेट करना है, अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था। इंक्रीज इन पॉपुलेशन दैट इज x। तो x कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले x1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, सिमिलरली x2 P3 माइनस P2, ऐसे ही x3 P4 माइनस P3। नाउ दिस इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बट हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज रेट, परसेंटेज रेट कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर? तो यहां पर आपको आर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू विद रेस्पेक्ट टू लास्ट पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना होगा। तो R1 इज इक्वल टू x1 अपॉन P1 इंटू 100, ये किस में कैलकुलेट होगा, फिर परसेंटेज में आ जाएगा। इसी तरीके से R2 अगर हम कैलकुलेट करें तो विद रेस्पेक्ट टू लास्ट पॉपुलेशन, तो R2 इज इक्वल टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन x2 एंड x2 डिवाइड बाय P2 इंटू 100। सिमिलरली R3, क्लियर, और R3 क्या हो जाएगा, x3 डिवाइड बाय P3 इंटू 100। सो दिस इज द रेट ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब बेसिकली यहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ रेट्स हैं, R1, R2, R3, तो इनमें से कौन सा R यूज करना है। तो वहां पर जो R था दैट इज जियोमेट्रिक एवरेज ऑफ द परसेंटेज रेट इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसका जियोमेट्रिक एवरेज लेना है। जितने भी आपके पास परसेंटेज रेट्स आई हैं उन सभी का क्या लेना है, एक जियोमेट्रिक एवरेज लेना है। जैसे हमने पहले अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या किया था, हमारे पास नंबर ऑफ इंक्रीज आए थे x1, x2, x3, बट इनमें से एक क्वांटिटी यूज करनी थी। तो एक क्वांटिटी कैसे करें, फ्लक्चुएशन है तो वहां पर एवरेज यूज कर लिया, वैसे यहां पर भी फ्लक्चुएशन है तो इसका एवरेज यूज कर लेंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, R इज इक्वल टू जियोमेट्रिक एवरेज ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर? सो R इज इक्वल टू जियोमेट्रिक एवरेज क्या हो जाएगा, लेट दीज आर m फैक्टर्स, कितने हैं यहां पर, तो जियोमेट्रिक एवरेज होगा R1 इंटू R2 इंटू R3, इस तरह से Rm, इन सबकी पावर क्या हो जाएगी 1/m। m कितना है यहाँ पर, अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर m हो जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ r फैक्टर्स कितने हैं 3, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखिए यहां पर इस मेथड को यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, इसलिए आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है
कि जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट मेथड। चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 consecutive years आर 5,000, 7,000 and 8,400 respectively. The population of the town in the 4th consecutive year according to the geometric increase method. चलिए, वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आराम से सॉल्व करेंगे। 4 consecutive years का हमको डेटा दे रखा है, लेट दिस इज ईयर दे रखा है y1, y2, y3 एंड y4 एंड पॉपुलेशन दे रखी है हमको यहाँ पर। पॉपुलेशन कितनी है? 5,000, 7,000, उससे पहले भी रखिए, सॉरी यहाँ पर 3 की ही दे रखी है, तो 4/4 नहीं है। 5,000, 7,000 एंड 8,400। क्लियर? तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक्स फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले x1 कितना हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, दैट इज 2,000। सिमिलरली x2 कितना हो जाएगा? 8,400 माइनस 7,000, this is 1,400. Now these are the increase in population. हमको कैलकुलेट करना है R फैक्टर, मतलब परसेंटेज इंक्रीज। सो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब R वैल्यूज परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यूज R1 इज इक्वल टू x1 अपॉन P1 और x1 इंटू 100। तो x1 कितना दे रखा है यहाँ पर? 2,000 डिवाइड बाय 5,000। P1 कितना है हमारे पास? 5,000 इंटू 100। कैलकुलेट करके देखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? एक बार कैलकुलेट करके देखिए, दिस इज 40%। सिमिलरली R2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, R2 इज इक्वल टू x2, x2 इज इक्वल टू 1,400 एंड 1,400 अपॉन P2, P2 कितना हो जाएगा? 7,000 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार सॉल्व करके देखिए, 20%। क्लियर? दिस इज 20%। सो दीज आर द R वैल्यूज। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है R। तो R क्या हो जाएगा? क्योंकि जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से इसको कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Pn इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R की पावर R बाई 100 की पावर n। ठीक है? तो बेसिकली यहां पर हमको R कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो R होगा जियोमेट्रिक एवरेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो जियोमेट्रिक एवरेज क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2। यहाँ पर M कितने हैं, मतलब ये नंबर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज कितनी है? 2। M की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। M इज इक्वल टू 2। R1 है यहाँ पर 40 इंटू R2 है 20 की पावर 1/2 एंड इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज ऑलमोस्ट 28.28%। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी R वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो उसमें जियोमेट्रिक एवरेज लेना है, ना कि अरिथमेटिक एवरेज। इसीलिए इस क्वेश्चन का नाम, इस मेथड का नाम क्या है? जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर की यहाँ पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लिए, तो उसके लिए नेक्स्ट की ही कैलकुलेशन करनी है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1। तो Pn इज इक्वल टू P0। लेटेस्ट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास? दिस वन, P0 1 प्लस 28.28 अपॉन 100
n इज इक्वल टू 1, तो दिस इज 8400 इंटू 1.2828। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा एक बार चेक कीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर आएगा 10775, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर एक और क्वेश्चन है जो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से रिलेटेड है। यहां पर जो ईयर्स दे रखा है, जो ड्यूरेशन दे रखा है, वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। एक डिसकंटिन्यूअस डेटा दे रखा है आपको। 1930 में पॉपुलेशन दे रखी है, उसके बाद में 1970 में पॉपुलेशन दे रखी है, और आपसे पूछा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2006 विच हैव अबव डेटा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है बड़ी एग्जाम्स में, तो इस वजह से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व करना है, इसका कंसेप्ट भी आपको देखना है। देखिए, इस तरह से जब भी डिसकंटिन्यूअस डेटा आए तो उस केस में आप जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज कीजिए। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करना है, बट उस केस में आप जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज कीजिए। वहां उस केस में हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वही है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। क्लियर। अब यहां पर 2006 की कैलकुलेट करनी है। 1970 लेटेस्ट पॉपुलेशन हमको 47,000 दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1970 से 2006 मतलब 3.6। डेकेड्स कितने हो गए, इनमें कितने साल का अंतर हो गया, 36 साल का अंतर हो गया। तो 36 डिवाइड बाय डेकेड्स में, दशक में चेंज करने के लिए 3.6। तो एन की वैल्यू हमारे पास है, पी नॉट की वैल्यू हमारे पास है, बस हमको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिसकंटिन्यूअस डेटा है तो उस केस में आपको यहां पर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू, जब भी डिसकंटिन्यूअस डेटा हो तो P2 अपॉन P1 पावर 1/t माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। इस फॉर्मूले को आपको, इस कंसेप्ट को आपको यहां पर यूज करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। P2 क्या है यहां पर, P2 देखिए, दिस वन इज P2 लेटेस्ट पॉपुलेशन एंड दिस वन इज P1। इनको आपको यूज करना है। तो कितना हो जाएगा, 47,000 अपॉन 25,000 एंड टी क्या है, जो भी दोनों साल यहां पर दे रखे हैं, 1930 दे रखा है, 1970 दे रखा है, इन दोनों में कितने दशक का अंतर है, तो ये कहलाएगा आपका टी। तो कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, कितने दशक का अंतर है, 4 का। सो टी इज इक्वल टू 4। तो 47,000 अपॉन 25,000 द पावर 1/4 माइनस 1। ये जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 0.1709 फैक्टर, जिसको हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं, 17.09%। सो दिस इज द, ये क्या हो गई, यहां पर आप रेट कैलकुलेट कर लिया है। अब रेट कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन इन 2006। तो चलिए, पॉपुलेशन इन 2006 क्या हो जाएगा, population in 2006 is equal to population in 1970, P नॉट की जगह 1 प्लस R बाय 100 की पावर N। N अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, N इज इक्वल टू 3.6। सो 47,000 इंटू 1 प्लस R कितना है, 17.09 डिवाइड बाय 100 पावर 3.6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 82941। गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जब भी आपको डिसकंटिन्यूअस डेटा हो तो इस तरह से आर कैलकुलेट करना है और उसमें आपको जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करना है।
चलिए अब नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। देखिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का एक एक्सपेंशन वर्जन है, इसको एक्सटेंड किया हुआ है। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को क्या किया है, एक्सटेंड किया गया है, और वही इसमें लिखा हुआ है। किस तरह से कैलकुलेट करना है वो देखिए। यहां पर अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स, तो इसमें कैलकुलेशन क्या यूज होगी, देखिए Pn इज इक्वल टू P नॉट प्लस n इंटू एक्स बार प्लस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू वाई बार। तो यहां पर x बार क्या है, बिल्कुल जैसे आपने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कैलकुलेट किया था वो है। और दूसरी बात है यहां y बार यूज किया गया है, तो y बार क्या है, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या होता है वो देखते हैं कि इंक्रीज में, जो पॉपुलेशन इंक्रीज में, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट ही हो, पॉपुलेशन इंक्रीज में डिक्रीज भी हो सकता है, तो उसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज शोन इन बिलो। यहां ईयर दे रखा है 1940, 1950, 1960, 70, 80, और उसकी कुछ पॉपुलेशन हमको दे रखी है। तो इसके लिए क्या लिखा है, इट इज डिसाइडेड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई ऑफ 200 LPCD इन द ईयर ऑफ 2000 बाय द प्रोजेक्टिंग द पॉपुलेशन बाय द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट इन द ईयर 2000 विल बी, मतलब आपको 2000 की साल में, जो साल 2000 है उसमें आपको टोटल वाटर डिमांड कैलकुलेट करनी है, और आपको एवरेज जो कंजम्पशन है वो दे रखा है 200 LPCD। तो ये एवरेज दे रखा है, रेट दे रखी है, पर कैपिटा डिमांड दे रखी है पर हेड, आपको पॉपुलेशन निकालनी है बस। और वो किस मेथड से निकालनी है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से। तो यहां पर देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ईयर दे रखा है आपको 1940, 50, 60, 70 एंड 80। क्लियर, 1940, 1950, 1960, 1970 एंड 1980। नाउ पॉपुलेशन दे रखी है 250000, 2,50,000, 480,500, 550,300, 638600, 695200। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो क्या कह रहा है कि आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है यूजिंग द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और ये मेथड कहता है पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स इज इक्वल टू P नॉट प्लस n इंटू एक्स बार प्लस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू वाई बार। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेटेस्ट पॉपुलेशन 1980 में दे रखी है और आपको कैलकुलेट करनी है 2000 में। कितने डेकेड्स का अंतर आ गया इनमें, 2 दशक का, 20 ईयर्स का डिफरेंस है। तो यहां n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारा मेन कंसर्न रह गया, पी नॉट की वैल्यू दे ही रखी है यहां पर, तो मेन कंसर्न रह गया एक तो एक्स बार कैलकुलेट करना है और एक वाई बार। और एक्स बार हम समझ चुके हैं, एक्स बार हम समझ चुके हैं कि एक्स बार की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, बस अब हमको देखना है कि वाई बार की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इस टेबल पर चलते हैं। यहां एक्स बार क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज। क्लियर, दिस इज एक्स। तो एक्स वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। चलिए, तो पॉपुलेशन इंक्रीज एक्स वैल्यूज देखिए कितनी आ रही है। फर्स्ट में 230,500, 480,500 में से 25
0000 को माइनस करके देखिए तो कितना आ जाएगा 230500। इसी तरीके से x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 550300 में से 480550 को माइनस करके देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी 69800। सिमिलरली नेक्स्ट x3 कितना हो जाएगा 88300। यहां पर 6,38,600 में से 5,50,300 माइनस करेंगे तो आएगा 88,300। एंड लास्ट वन इज x4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6,95,200 में से 6,38,600 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 56,600। तो इस तरह से हमने x1, x2, x3 एंड x4 कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है y वैल्यूज, जो y बार हमने लिखा था उसके लिए y वैल्यूज यूज करनी है। अब वो क्या होता है, वो होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मतलब होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज जो आपने कैलकुलेट किया है x1, x2, x3, x4, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज कैलकुलेट किया है इसमें कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज। गॉट इट? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मतलब y वैल्यूज। y वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए तो y1 कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 160700। y की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है। प्लस का मतलब इंक्रीमेंटल इंक्रीज में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट लगा हुआ है, और माइनस का मतलब होता है कि जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीमेंट हुआ है। क्लियर? इसी तरीके से y2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज 18500। सिमिलरली y3 कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा हमारे पास में यहां पर x4 माइनस x3, और इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस 3170। इस तरह से हमने y वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली। अब हमको क्या करना है, x बार और y बार कैलकुलेट करना है। तो x बार और y बार को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इनका सबका सम कर दें और डिवाइड बाय नंबर। तो सम कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें x वैल्यूज की तो x वैल्यूज कितने हो जाएंगे, समेशन ऑफ x कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 445200। सिमिलरली समेशन ऑफ y वैल्यूज कितना हो जाएगा, सबको एल्जेब्रिक सम करना है तो जो भी प्लस माइनस साइन है उसको कंसीडर करना है साथ में। तो यहां जो वैल्यू आएगी दिस इज माइनस 173900। इस तरह से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब यहां पर आपको देखना है कि y बार और x बार कैसे कैलकुलेट होगा। सो x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, यहां पर कितने x बार हैं 4, डिवाइड बाय 4। तो x बार की वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो x बार की वैल्यू आएगी 111300। सिमिलरली y बार की वैल्यू आएगी समेशन y डिवाइड बाय नंबर ऑफ y वैल्यूज कितनी है 3। तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, कितनी आएगी माइनस 57966.67। क्लियर? तो इस तरह से हमने x बार और y बार की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर ली है। अब बस इन वैल्यूज को हमको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, नाउ पॉपुलेशन इन 2000 इज इक्वल टू पॉपुलेशन पी नॉट की जगह क्या पुट करें, यहां पर पॉपुलेशन इन कितनी थी 1980, पॉपुलेशन इन 1980 प्लस पी नॉट इंटू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस
n इंटू n प्लस 1/2 इंटू y बार। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, पी नॉट कितनी है 695200, 695200 प्लस n की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू एक्स बार कितना है 111300 एंड 2 इंटू 2 प्लस 1/2 और y की वैल्यू है माइनस ऑफ द 57966.67 इस तरह से। और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन इन 2000 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 743900। दिस इज द पॉपुलेशन इन 2000। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से पॉपुलेशन किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है वो आपने अभी देखा। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई हमको पर कैपिटा डिमांड दे रखा है 200 LPCD, तो इसमें टोटल डिमांड क्या होगा, टोटल डिमांड पूछा है। तो टोटल डिमांड कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, पर कैपिटा डिमांड को पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो चलिए, सो टोटल डिमांड या टोटल डेली डिमांड इन 2000 विल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर पॉपुलेशन इन 2000 इंटू पर कैपिटा डिमांड स्मॉल क्यू 743900 इंटू 200 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 149 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 149 मिलियन लीटर पर डे। तो इस तरह से इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को हम यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले को किस तरह से न्यूमेरिकली यूज करते हैं, और इस क्वेश्चन में पर कैपिटा डिमांड का भी कंसेप्ट दिया है। तो इस तरह से जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो इंटरलिंक्ड रहेंगे हमेशा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, डिजाइन यूनिट्स के डिजाइनिंग की तरफ बढ़ोगे, तो ये सारे चैप्टर्स आपके काम आएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर हमेशा फोकस्ड रहना है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट मेथड पर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट मेथड है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के बजाय मैं इसको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो डेटा दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड कैलकुलेट द पॉपुलेशन इन 1980, 1990 एंड 2000। क्लियर? तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेकेड्स की आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, बस आपको अप्रोच देखनी है कि किस तरह से हम अप्रोच यूज करने वाले हैं। और दूसरी बात, इस मेथड का नाम है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। तो इसको कब यूज करना है, आपको इसको डिक्लाइनिंग फेज में, जब सिटी की जब स्टडी की जाएगी तो डिक्लाइनिंग फेज में जो हमने कर्व प्लॉट किया था, लॉजिस्टिक कर्व, उस केस में आपको इस मेथड को अडॉप्ट करना है, इस अप्रोच को यूज करना है। अब वहां पर किस तरह से इसको यूज किया जाएगा, देखिए यहाँ ईयर दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो पहले इसका एक टेबल बना लेते हैं। ईयर 1940, 1950, 1960 एंड 1970। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन दे रखी है यहां पर 800, 8000, 12,000, 17,000 and last one is 22,500। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ग्रोथ रेट की बात हुई है, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट में डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, पहले हमको चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट कैसी है,
तो उसके लिए पहले हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या रहेगी यहाँ पर। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट भी बोल सकते हो या इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो कितना होगा यहाँ पर कैलकुलेट करके देखिए आर वैल्यूज क्या क्या हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12,000 माइनस 8,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100। कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है आपका। दिस इज 50%। कितना बढ़ गया है, 12,000 में से 8,000 गए तो 4,000, तो 50% आया। सिमिलरली नेक्स्ट अगर कैलकुलेट करें तो 70,000 माइनस 12,000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100, कितना ग्रोथ रेट है, 41.7%। नाउ लास्ट वन इज 22,500 माइनस 17,000 अपॉन 17,000 into 100, that is 32.4%। क्लियर। तो इस तरह से आपने ग्रोथ रेट्स कैलकुलेट किया। अब आप देखोगे ग्रोथ रेट का जो ऑर्डर है, पहले फर्स्ट जो ये 1940 से 1950 के बीच की बात करें तो यहाँ 50% था, लेकिन वो नेक्स्ट बढ़ने पर कितना हो गया है 41.7। मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। इस तरह से ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिक्लाइनिंग फेज में हम अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। तो जब डिक्लाइनिंग फेज है तो उस केस में ग्रोथ रेट भी कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की है, तो वहां पर हम डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड यूज करेंगे। तो उसमें अब क्या करना है आपको, यहां पर डिक्रीज इन ग्रोथ रेट देखना है। तो डिक्रीज इन ग्रोथ रेट कितना है वो चेक करिए। डिक्रीज इन रेट, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर डिक्रीज देखोगे कितना हो रहा है, यहां पर यहां से चेक कीजिए 50 माइनस 41.7 दैट इज इक्वल टू 8.3%। 8.3% डिक्रीज हो गया है। सिमिलरली कितना हो जाएगा यहां पर 41.7 माइनस 32.4 इज इक्वल टू 9.3%। इस तरह से ग्रोथ रेट डिक्रीज होती जा रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब नेक्स्ट हम कॉन्जिक्यूटिव डेकेड्स की यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या रेट कंसीडर करने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, ये मान के चलना है कि जो अब जो फर्दर हम फ्यूचर की जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ग्रोथ रेट तो डिक्रीज होती रहेगी, बट किस हिसाब से रहेगी, यहाँ जो जितने भी 8.3 के हिसाब से रहेगी या 9.3 के हिसाब से रहेगी, किस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। तो फ्लक्चुएटेड वैल्यू है तो हम मान के चलेंगे कि एवरेज वैल्यू के साथ में डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो वो एवरेज वैल्यू क्या है, तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज डिक्रीज देखना पड़ेगा। तो यहां हमको कैलकुलेट करना होगा एवरेज डिक्रीज इन ग्रोथ रेट। तो एवरेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए 8.3 प्लस 9.3 डिवाइड बाय 2 दैट इज कितना हो जाएगा 8.8। 8.8%। अब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट ईयर्स में तो 8.8% से जो रेट है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो चलिए अब हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। यहां पर बेसिकली हमसे पूछा है 1970 का दे रखा है लेटेस्ट, अब हमसे पूछा है 1980, 1990 और 2000। तो एक साथ हम 2000 पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, हमको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। हालांकि आप डायरेक्ट एक साथ वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट आपको बेटर यही रहेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। पॉपुलेशन इन 1980 इज इक्वल टू
पॉपुलेशन इन 1970, 1970 में कितनी थी? अब 1970 से 1980 में किस रेट के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, किस रेट के अकॉर्डिंग बढ़ने वाली है? तो 1970 की जो रेट थी, इंक्रीजिंग रेट, ग्रोथ रेट, वो कितनी है? 32.4। इससे कम होगी, क्योंकि हमने देखा अभी पैटर्न, जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होती जा रही है। पहले इसमें 9.3 से अब कुछ ना कुछ डिक्रीज होगी, तो कितना डिक्रीज होगी? वो एवरेज डिक्रीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8.8। तो इसका मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगी, तो वैसे ही अब जो ग्रोथ रेट रहेगी तो उस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी? 32.4 माइनस 8.8%। सो कैलकुलेशन इस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग रहेगी। 32.4 माइनस 8.8% के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे कि ग्रोथ रेट कम होकर 1980 में ये ग्रोथ रेट कम होकर कितनी हो जाएगी? 38.4 माइनस 8.8। अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर बताइए पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? ग्रोथ रेट इतनी है तो बढ़कर 22,500 कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉपुलेशन आपकी आएगी। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए 22,500 प्लस 23.6 डिवाइड बाय 100 इंटू 22,500 इज इक्वल टू 27,810। ये पॉपुलेशन रहेगी 1980 में। इसी तरीके से अब हमको कैलकुलेट करना है 1990 की पॉपुलेशन इन 1990। तो इसके लिए लेटेस्ट पॉपुलेशन कौन सी हो जाएगी? 1980 की हो जाएगी। तो पॉपुलेशन इन 1980 प्लस अब ग्रोथ रेट क्या होगी? अब ग्रोथ रेट डिक्रीज होकर यहां पर किस रेट के साथ में डिक्रीज हो रही है? 8.8 रेट के साथ में डिक्रीज हो रही है ग्रोथ रेट। तो यहां पर हो जाएगा 23.6 माइनस 8.8, ये ग्रोथ रेट रहेगी और इसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीज कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी है? 27,810। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 27,810 प्लस 14.8 डिवाइड बाय 100 27,810 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3191926। दिस इज द पॉपुलेशन इन 1990। वैसे ही अब हम 2000 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन इन 2000 विल बी, लेटेस्ट कौन सी हो जाएगी इसके लिए? लेटेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1990। ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? किस रेट के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है? 8.8 के रेट के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है। प्रीवियस रेट कितनी थी? 14.8। सो 14.8 माइनस 8.8 डिवाइड बाय 100, दिस इज द रेट। और इसके अकॉर्डिंग जब इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे तो पॉपुलेशन इन 1990 31926। वैल्यूज पुट कर दीजिए 31926, ये आपका हो जाएगा 6% इंटू 31926, दिस इज इक्वल टू 33842। क्लियर? तो इस तरह से हम डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड को यूज करते हैं। यहां पर हमने देखा कि जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि डिक्लाइनिंग फेज में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। और देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैं कन्वेंशनल न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहा हूं। देखिए कन्वेंशनल न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपकी अप्रोच क्लियर हो जाती है और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो इन्हीं के एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। फॉर्मूले का किसी भी कोई पार्ट को पूछ सकता है या फॉर्मूले को किस तरह से डायरेक्टली यूज करता है, इस तरह से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपकी अप्रोच कन्वेंशनल रहेगी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स के लिए तो आपके सारे कंसेप्ट, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट मेथड है, दिस इज लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड, देखिए लॉजिस्टिक कर्व मेथड जो है, ये लॉजिस्टिक कर्व
पर ही डिपेंडेंट है। और लॉजिस्टिक कर्व मैंने आपको बताया था इट इज द कर्व बिटवीन पॉपुलेशन एंड टाइम। पॉपुलेशन एंड टाइम। इसकी शेप कैसी बताई थी मैंने, लेटर एस की तरह। इसका फर्स्ट फेज होता है लैग फेज, दूसरा लॉग फेज, तीसरा कांस्टेंट फेज और लास्ट वन इज डिक्लाइनिंग फेज। हाईएस्ट पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉपुलेशन थी, जिसके बाद में पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, उसको हमने सैचुरेशन पॉपुलेशन बोला था। लेट किसी टाइम टी नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन है पी नॉट। यहां पर किसी भी टाइम पे, कोई भी ईयर हो, कोई भी डेज हो, उस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक डायरेक्ट एम्पेरिकल रिलेशन हम यहां यूज करेंगे। इसी तरीके से किसी टाइम t1 पर पॉपुलेशन है p1 एंड सिमिलरली किसी टाइम t2 पर पॉपुलेशन है p2। और ये डेटा आपको गिवन होगा, आपको t0, t1, t2, p0, p1, p2 इस तरह से डेटा आपको गिवन होगा। हो सकता है कि ps भी आपको गिवन हो या नहीं होगा, तो आप उसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि एट द टाइम t, किसी टाइम t पर कोई पॉइंट है, एट द टाइम t पॉपुलेशन क्या होगी। ये पॉपुलेशन आपसे पूछी जाएगी, pt एट द टाइम t पॉपुलेशन pt कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए यहां पर पॉपुलेशन pt कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमको यूज करने हैं। यहां पर हमको डेटा दे रखा है t0, t1, t2, p0, p1, p2। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो गिवन डेटा है वो हमारा है p0, p1, p2, t0, t1, t2। ये गिवन डेटा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग t के कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पूछी है कि t टाइम पर पॉपुलेशन pt कितना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो लॉजिस्टिक कर्व मेथड पर डिपेंडेंट है। सो पॉपुलेशन एट द टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, PS सैचुरेशन पॉपुलेशन अपॉन 1 प्लस m इंटू लॉग इनवर्स n इंटू t। ठीक है, यहां पर कुछ टर्म आई है, जैसे PS आई है। PS का मतलब होता है सैचुरेशन पॉपुलेशन, m का मतलब हो गया यहां पर m और n क्या है, कांस्टेंट है, और t क्या हो जाएगा, इस टाइम पर हमको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। लॉग बेस e है ये, ठीक है, लॉग बेस 10 नहीं है। तो अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहां पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं, PS दिया हुआ है, m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ये सब कुछ हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए m क्या होता है, m इज इक्वल टू PS माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। अब आपको अगर PS दे रखा है तो डायरेक्ट आप m कैलकुलेट कर पाओगे, पी नॉट तो गिवन डेटा है। इसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर अब देखेंगे कि PS अगर नहीं दिया है तो PS की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से। तो PS इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पी नॉट P1 P2 माइनस पी नॉट स्क्वायर, सॉरी P1 स्क्वायर पी नॉट प्लस P2 अपॉन पी नॉट इंटू P2 माइनस P1 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ PS सैचुरेशन पॉपुलेशन। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जितना भी डेटा आपको दे रखा है P0, P1, P2, P1, इस तरह से सारा डेटा आपको क्या है, गिवन डेटा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप PS कैलकुलेट कर पाओगे। सिमिलरली अब हमको कैलकुलेट करना है n1, सॉरी n। तो n क्या हो जाएगा, 1 अपॉन T1 लॉग बेस e ब्रैकेट में P0 PS माइनस P1 अपॉन
P1 इंटू पी एस माइनस पी नॉट। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर किसी भी टाइम पर आप लॉजिस्टिक कर्व मेथड यूज़ करके पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। पॉपुलेशन एट टाइम टी, पी टी इज इक्वल टू पी एस अपॉन 1 प्लस एम इंटू लॉग इनवर्स एन इंटू टी। यहाँ एम क्या है, एम और एन कॉन्स्टेंट है। एम इज इक्वल टू पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी वन। टी वन क्या है यहाँ पर, इस तरह से जो टाइम दे रखा है पी वन के कॉरस्पॉन्डिंग 1 अपॉन टी वन लॉग ई पी नॉट इंटू पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू पी एस माइनस पी नॉट। एंड फाइनली पी एस सैचुरेशन पॉपुलेशन क्या हो सकता है, 2 पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन स्क्वायर इंटू पी नॉट प्लस पी टू अपॉन पी नॉट इंटू पी टू माइनस पी वन स्क्वायर। क्लियर। तो ये फॉर्मूले हैं, इन पे एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बट फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लॉजिस्टिक कर्व से डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड के बारे में डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखे और डिज़ाइन डिस्चार्ज, डिज़ाइन पीरियड के बारे में भी बात की। तो इस तरह से आप चैप्टर्स को इंटरलिंक तो करते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।